ये कहानी है ठंड में जादुई ऊन का स्वेटर। बच्चों जल्दी से उठ जाओ वरना स्कूल के लिए तुम्हें आज फिर से देर हो जाएगी। माँ हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमारे पास फटी हुई पुरानी स्वेटर है, उसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं रुकती और पुरानी स्वेटर पहनकर जाते हैं तो सब बच्चे हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हाँ माँ, हम फटी हुई स्वेटर पहनकर स्कूल नहीं जाएंगे। तुम जानती हो ना बाहर कितनी ठंड है। ये स्वेटर पहनकर जाते हैं तो बहुत ठंड लगती है। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैंने तुम्हारी स्वेटर को सुई धागे से सिल दिया है तो अब उससे तुम्हें हवा नहीं लगेगी और तुम्हारे पिताजी को जैसे ही पैसे मिलेंगे तो मैं वैसे ही तुम्हारे लिए नए स्वेटर मंगवा दूंगी। सीमा जैसे तैसे बच्चों को बहला फुसलाकर स्कूल भेज देती है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और उनकी एक पुरानी सी स्वेटर में ठंड रुक नहीं पा रही थी। मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है दीदी, अब इस स्वेटर से काम नहीं चलता। क्या हम स्कूल से छुट्टी करके घर वापस नहीं जा सकते? चिंटू, हम स्कूल की छुट्टी कितने दिन तक कर सकते हैं? आखिरकार हमें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना। और अगर पिताजी के पास पैसे होते तो वो हमें नया स्वेटर दिला देते। माँ ने कहा है ना कि पिताजी को जैसे ही पैसे मिलेंगे वो हमारे लिए नए स्वेटर लेकर आ जाएंगे। तो तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिन की तो बात है। दीदी, लेकिन माँ तो पिछले महीने भी यही बोल रही थी कि आपको पता है ना पापा के मालिक कितने गंदे हैं। वो पापा को कभी पूरे पैसे नहीं देते। क्यों ना हम दोनों कुछ काम करें और उनसे हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने लिए स्वेटर खरीद लेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है चिंटू, लेकिन मम्मी पापा हमें काम नहीं करने देंगे। हम मम्मी पापा को पता ही नहीं चलने देंगे ना कि हम कहीं पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक नई दुकान खुली है खाने पीने की, हमें वहाँ पर कुछ काम मिल सकता है। अच्छा तो चलो हम दोनों फिर वहीं चलते हैं, हमें वहाँ पर काम मिल जाएगा तो कुछ दिन वहाँ पर हम काम करके स्वेटर खरीद लेंगे। दोनों भाई बहन अपने गांव में खुले एक नए ढाबे पर जाते हैं और उनसे काम के बारे में पूछते हैं। तुम दोनों इतने छोटे हो, भला मैं तुम दोनों को क्या काम दूं? और तुम दोनों को काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? अंकल, हमें ज्यादा नहीं, बस कुछ दिन के लिए काम चाहिए। हमारे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हमारे लिए नया स्वेटर खरीद सके, तो हमने सोचा कि हम खुद ही काम करके अपने लिए स्वेटर खरीद ले। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर ठंड में काम करने की वजह से बीमार हो गए तो मेरे यहाँ पर तुम्हारे घर से कोई शिकायत लेकर नहीं आना चाहिए। नहीं अंकल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके पास कोई शिकायत लेकर नहीं आएंगे। बस आप हमें बता दीजिए कि हमें क्या काम करना है। अभी यहाँ पर साफ सफाई वाला कोई नहीं है, तो तुम दोनों यहाँ पर साफ सफाई का काम कर सकते हो, लेकिन साफ सफाई अच्छे से करना, ढाबा बिल्कुल चमकना चाहिए। ठीक है अंकल, हम अच्छी तरह से ढाबे की सफाई करेंगे। दोनों भाई बहन मिलकर ढाबे की सफाई करने लगते हैं, लेकिन ढाबे की सफाई करने के लिए ढाबे वाला उन्हें ठंडा पानी देता है। अंकल, ये पानी तो बहुत ही ठंडा है, क्या हमें सफाई करने के लिए गर्म पानी नहीं मिल सकता? तुम्हें सफाई करने के लिए गर्म पानी दूंगा तो मेरा भट्टा नहीं बैठ जाएगा। पता भी है बिजली कितनी महंगी है। ठंडे पानी से सफाई करनी है तो करो, वरना जाओ यहाँ से।
दोनों भाई बहन ठंडे पानी से पूरे ढाबे की सफाई करते हैं और जैसे ही उनकी स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है, अरे चिंटू चल अब घर चलते हैं, ढाबे की सफाई भी हो गई है और स्कूल की छुट्टी का टाइम भी हो गया है। अगर हम देर से घर पहुँचे तो माँ को हम पर शक हो जाएगा। रिया चिंटू को लेकर घर के लिए निकल जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उनकी माँ देखती है कि उन दोनों के कपड़े गीले होते हैं। अरे तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए? बाहर तो बारिश भी नहीं आई है, तो फिर तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए? ओ माँ, स्कूल में पानी पीते हुए बच्चों से झगड़ा हो गया था, दोनों ने हम पर ठंडा पानी फेंक दिया। अरे बाप रे, कैसे कैसे बच्चे हैं। जाओ तुम दोनों जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, वरना तुम लोगों को सर्दी लग जाएगी। तब तक मैं थोड़ी सी आग जला देती हूँ तो तुम्हें थोड़ी गर्मी लगेगी। चिंटू और रिया कपड़े बदल कर आते हैं। तब तक उनकी माँ घर में थोड़ी सी लकड़ियों में आग जला देती है, लेकिन आग जलने के बाद चिंटू ठंड से कांप रहा था। अरे चिंटू, तू तो अभी भी ठंड से कांप रहा है, मैं तेरे लिए कंबल लेकर आती हूँ। उनके पास एक फटा पुराना कंबल था। सीमा उस फटे पुराने कंबल को लेकर चिंटू को उड़ा देती है, लेकिन चिंटू भी ठंड से अभी भी कांप रहा था। अरे आखिर तुझे इतनी ठंड कैसे लग गई है? ये सब उन बच्चों की वजह से हुआ है जिन्होंने तुझ पर पानी डाला है। मैं कल स्कूल में जाकर तेरे टीचर से उन बच्चों की शिकायत करूंगी। जब देखो तब तुम्हें परेशान ही करते रहते हैं। ढाबे पर ठंडे पानी से काम करने की वजह से चिंटू को तेज बुखार हो जाता है। शाम को जब उसके पिताजी घर आते हैं तो उसे सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं। लगता है आपका बेटा बहुत देर तक ठंडे पानी के कांटेक्ट में था, इसीलिए उसको बुखार हुआ है। देखिए, सर्दी में बच्चों को ठंडे पानी से बचा कर रखिए, वरना उन्हें निमोनिया होने का खतरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बुखार तो किसी को तभी होता है जब कोई बहुत लंबे समय तक पानी में काम करे या बारिश में भीग जाए। लेकिन आपने अपने बेटे से ऐसा काम करवाया ही क्यों जिससे वो पूरे दिन पानी के संपर्क में रहा? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपने बेटे से ऐसा कोई काम नहीं करवाया। वो तो स्कूल में खेल रहा था तो भीग गया। मदन चिंटू को सरकारी अस्पताल से दवाई दिलवाकर घर वापस आ जाता है। अगली सुबह, चिंटू मैं आज फिर से ढाबे पर काम करने के लिए जाऊंगी, बस तुम घर पर किसी को इस बारे में पता मत चलने देना। ठीक है दीदी, लेकिन आप अकेले वहाँ पर कैसे काम करोगी? मुझे भी आपके साथ चलना है। नहीं चिंटू, तुम्हारी तबीयत आज खराब है, इसलिए तुम आराम करो। और वैसे भी कुछ पैसे तो कल हमारे जमा ही हो गए थे, बस कुछ दिन की बात और है, फिर हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम अपने लिए स्वेटर ले पाएंगे। उसके बाद हम ढाबे पर काम के लिए नहीं जाएंगे। रिया ढाबे पर जाकर ठंडे पानी से साफ सफाई का सारा काम करती है और स्कूल की छुट्टी के टाइम पर ढाबे का काम खत्म करके घर वापस लौट जाती है। पानी में काम करने की वजह से उसके कपड़े आज फिर से भीगे हुए थे। हे भगवान, आज फिर से तेरे कपड़े भीगे हुए हैं। अरे क्या फिर से उन बच्चों ने तुझ पर पानी फेंका है क्या? नहीं माँ, वो मैं पानी पी रही थी ना, तो हाथ से बोतल छलक गई, तो बोतल का सारा पानी मेरे कपड़ों में गिर गया। अरे ऐसे कैसे पानी पीती है रे तू? सारा का सारा पानी कपड़ों में ही गिरा लिया। कल पानी की वजह से ही चिंटू की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद भी कपड़ों पर पानी गिरवा लिया। अब जाकर जल्दी से कपड़े बदल कर आ, तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ जला देती हूँ। सीमा सर्दी में लकड़ियाँ जलाने के लिए सुबह सुबह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती थी। उसके पास भी ढंग का स्वेटर नहीं था, जिस वजह से सुबह सुबह जब वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती थी तो ठंडी हवा की वजह से उसके हाथ पैरों की उंगलियाँ सूज जाती थी और उसका शरीर भी खुश्क पड़ गया था। अरे माँ, तुम्हारी उंगलियाँ तो बिल्कुल सूज गई हैं।
और देखो ना, तुम्हारा शरीर भी कितना खुश्क पड़ गया है। तुम जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए मत जाया करो, वरना तुम बीमार हो जाओगी। तू चिंता मत कर बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। और हम जैसे लोगों के पास अपनी सर्दी भगाने के लिए बस इन लकड़ियों का ही तो सहारा है। अगर हमारे घर में ये भी नहीं होगी तो ये सर्दी तो हमें मार ही डालेगी। हाँ माँ, लेकिन तुम्हें परेशानी भी तो कितनी होती है ना। अगर हमारे पास पहनने को गर्म स्वेटर, दस्ताने, टोपी और जुराबें होती तो माँ तुम्हारी उंगलियाँ सूजती भी नहीं ना, और ना ही तुम्हारी त्वचा इतनी खुश्क पड़ती। दीदी ठीक कह रही है। मन, तुम्हें पता है, मैंने एक बार कहानी में पढ़ा था कि एक गरीब लड़की थी, उसके माता पिता नहीं थे, उसका छोटा भाई था। वो भी इसी तरह ठंड से बहुत परेशान थे। ना तो उनके पास रहने को घर था और ना ही गर्म कपड़े। तब उसने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने एक परी को उसकी मदद के लिए भेजा और उस परी ने उस लड़की की मदद की। काश हमारी मदद के लिए भी भगवान किसी परी को भेज दे। बेटा, ये परियां तो सिर्फ कहानियों में होती है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे पिताजी अभी बाहर से राशन लेकर आएंगे तो मैं दोनों के लिए गर्मा गर्म दाल चावल बनाऊंगी। तब तक दोनों लकड़ी के सामने बैठकर कुछ देर गर्मी का आनंद लो। कुछ देर बाद मदन घर आता है। वो ठंड से कांप रहा था। उसका पूरा शरीर इतना खुश्क पड़ चुका था कि सर्दी के कारण शरीर मानो सफेद ही पड़ गया हो। वो कांपता हुआ घर के अंदर आता है। अरे, ये क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रही है। लगता है मुझे बुखार हो गया है सीमा। बाहर इतनी ठंड में काम करने की वजह से पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है। मेरे सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। ठीक है जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तब तक आप लकड़ियों की आंच के सामने बैठ जाइए तो आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी। मदन वहाँ पर जली हुई लकड़ियों के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन इतनी ठंड में गर्म कपड़े ना होने की वजह से उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। सीमा उसके लिए सरकारी अस्पताल से दवाइयाँ लेकर आती है। घर पर चिंटू और मदन दोनों ही बीमार पड़े थे। अगले दिन रिया फिर से स्कूल के बहाने ढाबे पर काम करने के लिए चली जाती है। तभी उसके जाने के बाद अब तो इनकी तबीयत भी खराब हो गई है। अब तो मुझे ही बाहर जाकर कोई काम करना होगा, वरना घर का खर्चा कैसे चलेगा। जानती बहन ने बताया था कि गांव में एक नया ढाबा खुला है। मैं वहाँ पर काम के लिए बात करने जाती हूँ, शायद मुझे वहाँ कोई काम मिल जाए। सीमा घर का काम खत्म करके घर में लकड़ियाँ जलाकर काम की तलाश में ढाबे के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो ढाबे पर पहुँचती है तो देखती है कि रिया वहाँ पर ठंडे पानी में सफाई का काम कर रही है। हे भगवान, ये रिया यहाँ पर साफ सफाई का काम क्यों कर रही है? अरे, आप इस तरह चौंक क्यों रही हैं बहन जी? ये लड़की तो यहाँ पर पिछले कई दिनों से काम कर रही है। आप इसे जानती हैं क्या? सीमा ढाबे वाले की बात सुनकर और ज्यादा चौंक जाती है और जल्दी से रिया के पास जाती है। ये तुम क्या कर रही हो रिया? तुम तो घर से स्कूल जाने के लिए निकलती थी और यहाँ पर ठंडे पानी में साफ सफाई का काम कर रही हो। और ढाबे वाले भैया कह रहे हैं कि तुम कई दिनों से यहाँ काम कर रही हो। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे स्वेटर खरीदने के लिए पैसे जोड़ने थे, इसलिए मैं यहाँ पर आकर काम करती थी। मुझे माफ कर दो माँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला। रिया की बातें सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रिया को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। तो हमें ये कैसे दिन दिखा रहा है भगवान? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए स्वेटर खरीद सके।
मेरे बच्चों को स्वेटर खरीदने के लिए इस तरह काम करना पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं पता चलता। सीमा रिया को घर ले आती है। अब सीमा ढाबे पर साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है। तभी एक दिन, रिया बेटा, ये कुछ पैसे हैं, तुम राशन वाले के पास जाकर 1 किलो चावल खरीद के ले आना और सब्जी वाले से थोड़ी सब्जियां खरीद के ले आना। रुको दीदी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं चिंटू, तेरी तबीयत खराब है, तू रहने दे, मैं जाकर ले आऊंगी। रिया अकेले ही राशन और सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है। उसके पास इतने ही पैसे थे कि वो उन पैसों से चावल और सब्जी ही खरीद पाती है। तभी रास्ते से एक स्वेटर बेचने वाला गुजर रहा था। उसके पास बहुत अच्छी और गर्म स्वेटर थी। काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं सबके लिए एक एक स्वेटर खरीद लेती। मेरे घर में तो किसी के पास भी ढंग के स्वेटर नहीं है, इसलिए सब लोग बीमार हो गए हैं। अगर हमारे पास भी स्वेटर होती ना तो पिताजी बीमार ना पड़ते और ना ही चिंटू पड़ता। रिया ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसके पास एक बुढ़िया आती है। उसने भी फटे पुराने कपड़े पहने थे और वो भी ठंड से कांप रही थी। बेटी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना देकर मेरी कुछ मदद कर सकती हो क्या? माफ करना दादी माँ, लेकिन अभी मेरे पास आपको देने के लिए खाना नहीं है और पैसे भी नहीं है। माँ ने जितने पैसे दिए थे उनसे मैं सब्जी और चावल खरीद के ले आई, लेकिन आप मेरे घर चलिए। अभी माँ हम सब के लिए खाना बनाएंगी, तो आप भी हम सबके साथ बैठकर खाना खा लेना। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे भगा दिया तो। नहीं दादी माँ, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। आप चिंता मत करो, और वैसे भी बहुत ठंड में आप कैसे रह रही होगी। आप थोड़ी देर मेरे घर चलिए, वहाँ पर माँ ने लकड़ियाँ जलाई होंगी। आप कुछ ही देर वहाँ पर बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा। रिया बूढ़ी दादी को अपने घर ले जाती है और वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है। रिया के घर वाले बहुत अच्छी तरह से बूढ़ी दादी का आदर करते हैं और अपने साथ उनके लिए भी खाने की थाली परोसते हैं। हमारे पास आपको खिलाने के लिए 56 भोग तो नहीं है माँ जी, लेकिन मुझ गरीब के घर में जो भी था पूर्ण आदर और प्रेम से मैंने आपकी थाली में परोसा है। कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटी, तुमने तो मुझ गरीब को इतना आदर दिया है कि मैं तो तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ, वरना आज के समय में तुम जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। सब लोग खाना खाते हैं। तभी बुढ़िया अपने झोले से एक ऊन का गोला निकालकर सीमा के हाथ में रख देती है। ये लो बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं है, लेकिन इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। आप आज रात यहीं रुक जाइए, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है और आपके पास रहने का कोई भी स्थान नहीं है। आप हम लोगों के साथ रह सकती है। सीमा बुढ़िया को रात भर वही रोक लेती है और सोचती है, काकी ने जो मुझे ऊन का गोला दिया है उससे मुझे सबसे पहले उनके लिए ही स्वेटर बुनना चाहिए। वो बेचारी बिना स्वेटर के इतनी ठंड में बाहर कैसे रहती होगी। सीमा उन ऊन के गोले से काकी के लिए स्वेटर बनाकर तैयार करती है, लेकिन वो ऊन का गोला उतना का उतना ही रहता है, उसमें से जरा भी ऊन कम नहीं होता। अरे ये कैसा चमत्कार है, मैंने इस ऊन के गोले से इतनी बड़ी स्वेटर बनाकर तैयार कर दी है।
लेकिन उसके बाद भी इसमें से जरा सा भी ऊन कम नहीं हुई है। सीमा वो स्वेटर बूढ़ी काकी को पहनने के लिए दे देती है। अगले दिन वो बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है कि वो बूढ़ी काकी कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति थी, वरना ऐसा ऊन का गोला तो मैंने आज तक नहीं देखा जिससे इतनी बड़ी स्वेटर बुनने के बाद भी उससे ऊन कम नहीं हुई है। अच्छा हो अगर इस ऊन से रिया और चिंटू के लिए भी स्वेटर बन जाए। सीमा उस ऊन के गोले से रिया और चिंटू के लिए भी स्वेटर बुनकर तैयार करती है, लेकिन उसके बाद भी ऊन उतनी की उतनी ही रहती है। तो फिर वो अपने और मदन के लिए भी स्वेटर बनाकर तैयार करती है, लेकिन उसके बाद भी ऊन उतनी की उतनी ही रहती है। तो वो सबके लिए गर्म टोपी, गर्म जुराब और एक बड़ी सी रजाई बुनकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर बाद जब बच्चे स्कूल से आते हैं और मदन अपने काम से आता है, तो वो घर में नई रजाई, स्वेटर, टोपी और जुराबे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे माँ, हमारे घर में ये गर्म कपड़े और इतनी सारी गर्म रजाइयाँ कहाँ से आ गई? हाँ सीमा, हमारे पास तो कुछ भी खरीदने के पैसे ही नहीं थे, तो घर में इतना सब कहाँ से आ गया? ये सब तो भगवान का आशीर्वाद है जी। कल जो बूढ़ी काकी हमारे घर पर आई थी ना, उन्होंने मुझे एक ऊन का गोला दिया था। वो कोई आम ऊन का गोला नहीं बल्कि कोई जादू ऊन का गोला है। उससे एक ऊन के गोले से मैंने सबका स्वेटर बनाकर तैयार किया। उसके बाद भी उसमें से जरा भी ऊन कम नहीं हुई। क्या? इसका मतलब तो यही है कि भगवान स्वयं हमारी मदद करने आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। सच कहते हैं कि जब हर तरफ से मदद के रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान स्वयं अपने बच्चों की मदद करने आते हैं। माँ, जब हमारे पास ये जादुई ऊन का गोला है तो इससे हम और लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसों की कमी के कारण गर्म कपड़े नहीं खरीद पाते। हम उन्हें इस जादुई ऊन से गर्म कपड़े बनाकर दे सकते हैं। सबके लिए गर्म कपड़े बनाने में मैं आपकी मदद करूँगी। अपने बच्चों की बात सुनकर उनके माता पिता को उन पर बहुत गर्व होता है। वो सब मिलकर उन गरीब बच्चों के लिए जादुई ऊन से गर्म कपड़े बनाकर तैयार करते हैं। जिनके पास गर्म कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, भगवान उनकी नेक दिली को देखकर उनके घर को सुख समृद्धि और धन धान्य से भर देते हैं। लेकिन वो कभी भी जरूरतमंद की मदद करना बंद नहीं करते, बल्कि हर सर्दी में सीमा, रिया और चिंटू मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म कपड़े बनाते और अनाथ आश्रम के बच्चों और वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए भी गर्म कपड़े बनाकर तैयार करते। और सब लोग उन्हें खूब दुआएं देते और भगवान भी उनकी नेक दिली देखकर सदा प्रसन्न रहते। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ये कहानी है चतुर पत्नी। सावित्री एक बहुत ही लालची औरत थी। उसका महेश नाम का एक सगा बेटा था और एक सौतेला बेटा राजू था। सावित्री हमेशा महेश बेटे के लिए अच्छा सोचती थी। वो सोचती थी कि राजू के हिस्से की जमीन भी उसके महेश बेटे को मिल जाए। अजी, ये राजू पूरे दिन कोई काम नहीं करता। मेरा तो मन करता है कि इसे घर से बाहर निकाल दूं। जब देखो तब निकम्मों की तरह घर पर पड़ा रहता है। तुम तो रहने ही दो। इस घर में जितना काम मेरा बेटा राजू करता है ना, कभी 4 लोग मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा उसे घर से निकालने का मन क्यों करता है। अच्छा, अगर आपको पता है तो फिर बात बता ही दो। मेरा ऐसा मन क्यों करता है? आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हो ना। अरे अंतर्यामी तो मैं हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ राजू तुम्हारा सौतेला बेटा है ना, तो तुम्हें वो जरा भी अच्छा नहीं लगता। जबकि घर में सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो वो मेरा बेटा राजू ही करता है। आप
आपको तो बस बिना बात अपने बेटे की तारीफ करने की आदत हो गई है। जब देखो तब राजू की तारीफ और मेरे बेटे महेश की बुराई करते रहते हो। उसकी बुराई ना करूँ तो क्या करूँ? सुबह सुबह मेरा बेटा राजू खेत में जाकर काम कर रहा है और तुम्हारा वो लाट साहब अभी तक सोकर भी नहीं उठा है। जाकर उठाओ उसे, कोई काम सीखेगा तभी जिंदगी में कामयाब हो पाएगा। मदन सावित्री को ये सब कह ही रहा होता है कि तभी राजू खेत से काम करके घर लौटता है और महेश अपने बिस्तर से उठकर आता है। पिताजी, मैंने पूरे खेत में अच्छी तरह से पानी डाल दिया है और इस बार फसल भी बहुत अच्छी तैयार हो रही है। इस बार आपको फसल बेचकर अच्छा मुनाफा होने वाला है। एक तू है जो इतनी मेहनत करता है और एक ये लाट। अरे पिताजी, मालिक लोग तो देर से ही सोकर उठते हैं ना। नौकरों का काम होता है सुबह जल्दी उठना। मैं तो आज अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। मदन को अपने बेटे महेश की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। पूरे घर में एक मदन ही था जो राजू से प्यार करता था। लेकिन कुछ समय बाद मदन का देहांत हो गया, जिसके बाद महेश और उसकी माँ सावित्री ने राजू का जीना हराम कर दिया। अरे ओ लाट साहब, अभी तक तू घर पर क्या कर रहा है? तुझे खेत में जाकर काम नहीं करना क्या? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है माँ। तुम आज महेश को खेत में भेज दो, आज वो खेत में जाकर काम कर लेगा। तूने क्या मेरे बेटे को कोई नौकर समझा है जो वो तेरी हर जगह खेत में जाकर काम करवाएगा? तेरी तबीयत ठीक हो चाहे ना हो, लेकिन खेत में जाकर काम कर। अगर तेरी वजह से फसल को जरा भी नुकसान हुआ ना तो देखना तेरा क्या हाल करूंगी। सावित्री खराब तबीयत में भी राजू को काम करने के लिए भेज देती है। तभी महेश सावित्री के पास आता है। माँ, अब तो पिताजी भी चल बसे, तो तुमने इस राजू को घर में क्यों रखा हुआ है? तुम इसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अगर मैंने इसे घर से निकाल दिया तो घर का काम कौन करेगा और इतने बड़े खेत का काम कौन संभालेगा? उसके लिए तो हम एक नौकर भी रख सकते हैं माँ, लेकिन अगर इसे घर से नहीं निकाला तो घर और खेत का आधा हिस्सा इसे देना पड़ेगा। और अभी तो इसकी शादी नहीं हुई है। कल को जब इसकी शादी होगी तो इसकी पत्नी तो आधे हिस्से की मांग करने लगेगी। इसीलिए इसकी शादी होने से पहले ही अगर तुम इसे घर से निकाल दो तो अच्छा रहेगा। सावित्री तो पहले से ही राजू से नफरत करती थी, इसलिए उसने धोखे से राजू को अपनी बातों में फंसाया और उसके हिस्से की सारी जमीन भी अपने बेटे के नाम करवा दी और राजू को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ से बढ़कर समझा, लेकिन अंत में आपने ही मेरे साथ धोखा किया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मुझ पर थोड़ी तो दया करो। अगर जमीन अपने नाम करवा ली है तो कम से कम मुझे घर में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा तो दे दो। अब यहाँ पर तेरा कुछ भी नहीं है और खबरदार, अगर आज के बाद यहाँ पर आया तो देखना, निकल जाए यहाँ से। सावित्री और महेश राजू को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। राजू के पास बस अपने सामान की एक पोटली थी, उसके अलावा उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। बहुत जोर से प्यास लग रही है, माँ ने तो मुझे घर से पीने का पानी तक भी नहीं दिया। राजू ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उसे नदी में पानी बहने की आवाज आती है। लगता है यहाँ पर आसपास कोई नदी है, पानी बहने की बहुत तेज आवाज आ रही है। राजू थोड़ी आगे जाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर नदी थी और एक बहुत ही सुंदर कन्या वहाँ नदी से अपने घड़ों में पानी भर रही थी। राजू नदी के पास जाकर वहाँ नदी से पानी पीने लगा। जीवन में पहली बार पानी भी इतना स्वादिष्ट लग रहा है। सच कहते हैं, जब इंसान सचमुच भूखा हो तो उसे सूखी रोटी भी 56 भोग जैसी लगती है। ठीक वैसे ही आज जब सुबह से प्यासा घूम रहा हूँ तो पानी भी इतना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं आपकी बात में हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहती, परंतु क्या आप कोई यात्री हैं?
जो सुबह से यहाँ पर भूखे प्यासे भटक रहे हैं? नहीं, मैं कोई यात्री नहीं हूँ, बस हालात का मारा हूँ। मेरी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने मुझसे धोखे से मेरे हिस्से की जमीन हड़प ली और अब मेरे पास रहने को घर भी नहीं। बस रहने को कोई जगह मिल जाए तो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लूंगा। आपकी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने आपके साथ बहुत ही गलत किया। मैं आपकी कोई ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन यदि आप चाहें तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकती हूँ। मेरी माँ अभी घर पर भोजन बना रही है। अगर आप चाहो तो मेरे घर भोजन करने चल सकते हो। देखिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, परंतु अभी मैं मजबूर हूँ। इसलिए यदि आप मुझे भोजन दे सकती हैं तो उसके बदले में मैं आपका कोई काम कर दूंगा। ठीक है, आप ये घड़े ले जाने में मेरी मदद कर दीजिए, वरना मुझे दोबारा यहाँ पर ये घड़े लेने आना पड़ेगा। राजू पानी का घड़ा रूपाली के घर तक ले जाने में उसकी मदद करता है। रूपाली अपने माता पिता से राजू का संबोधन करवाती है। अरे आओ आओ बेटा, बैठो, हमारे साथ भोजन करो। तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही स्थान पर आए हो। हमारे आसपास ज्यादातर लोग नहीं रहते, तो तुम यहाँ पर अपनी झोपड़ी बनाकर रह सकते हो, और बाकी तुम्हें काम चाहिए तो यहाँ बहुत सारे खेत हैं। तुम किसी भी खेत में किसानी का काम कर सकते हो। रूपाली के माता पिता बिल्कुल एक अतिथि की तरह राजू की आओ भगत करते हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं। राजू के पास रहने को कोई जगह नहीं थी, तो वो वहीं पर अपनी एक झोपड़ी बना लेता है और आसपास के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। रूपाली के पिता भी वहीं पर काम करते थे। राजू को इतना मेहनती देखकर वो उससे बड़े प्रभावित थे। एक दिन जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुमन, राजू बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो खूब मेहनती हो और हमेशा अपने हक की रोटी खाए, चाहे उसके ऊपर कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो कभी बेईमानी करने के बारे में ना सोचे। वैसे अपनी बेटी के लिए तो मैं भी ऐसा ही लड़का चाहती हूँ, लेकिन आपके मन में अचानक ये बात कहाँ से आ गई? और आपने इन बातों के बीच राजू का जिक्र क्यों किया? मैंने राजू का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपनी बेटी के लिए राजू से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी राजू के साथ कर दूं? वैसे राजू लड़का तो अच्छा है, लेकिन उसके पास अपना घर भी नहीं है, छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता है। मुझे लगता है कि रूपाली राजू से शादी करने के लिए मानेगी या नहीं, पता नहीं। मुझे लगता है कि रूपाली मान जाएगी। एक बार मैं उससे बात करके देखता हूँ। रामलाल अपनी बेटी रूपाली से राजू के बारे में बात करता है। पहले तो रूपाली शर्मा जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ रूपाली से कहती है, बेटी, हम तुम पर अपना निर्णय थोपना नहीं चाहते। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर हो तभी हाँ करना, उसके बाद ही हम आगे राजू से बात करेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि उसके पास अपना घर नहीं है, तो तुम्हारा जो निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। नहीं माँ, किसने कहा कि राजू के पास अपना घर नहीं है? उसके पास तो गांव में बहुत ही बड़ा घर है। बस बात यह है कि उसके घर वालों ने उसके साथ छल किया। राजू एक बहुत ही मेहनती इंसान है और साथ साथ वो बहुत ही ईमानदार है। खुद के ऊपर ऐसी स्थिति पड़ने पर भी उसने अपनी बेईमानी नहीं की। ऐसे लड़के के साथ शादी करना है तो मेरा सौभाग्य ही होगा ना। रूपाली की बात सुनकर उसके पिता को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसकी सोच भी कहीं न कहीं अपने पिता जैसी ही थी। रूपाली के पिता राजू से विवाह के संदर्भ में बात करते हैं, तो राजू हिचकिचाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? मैं ठहरा एक गरीब आदमी। आपकी बेटी इतनी गुणवती है, उससे तो कोई भी विवाह कर लेगा, तो अब क्यों उसे मुझ गरीब को ब्याहना चाहते हैं?
राजू बेटा, मेरी बेटी पहले ही तुमसे विवाह करने के लिए हाँ कर चुकी है, तो क्यों और क्या का अब कोई सवाल नहीं उठता। यदि उसे मंजूर है तो हम सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते। यदि तुम्हें भी ये मंजूर हो तो हमें अपना उत्तर बता देना। राजू कुछ दिन इस बारे में सोचता है और विवाह के लिए हाँ कर देता है। राजू से शादी करके रूपाली बड़ी खुश थी, क्योंकि उसे अपने लिए जैसा वर चाहिए था, राजू बिल्कुल ही वैसा था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे शादी करके इतनी खुश कैसे हो। ना तो मेरे पास धन है, ना ही सुंदर घर है। मैं तो तुम्हें कोई उपहार लाकर भी नहीं दे पाता। ऊपर से खाने में रोज वही दाल चावल तुम्हें खाने पड़ते हैं, फिर भी तुम इतनी खुश रहती हो। खुश रहने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। खैर, ये सब बड़ी गहरी बातें हैं, इसके बारे में अभी बात नहीं करते। लेकिन जितने खुश मैं आपसे शादी करके हूँ, उतनी ही खुश किसी राजा से विवाह करके भी नहीं रहती। आपके भीतर की सच्चाई ही मेरी असली खुशी का कारण है। दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे। तभी एक दिन राजू ने कुछ पैसे जोड़े और अपनी पत्नी रूपाली को लेकर गांव के मेले में गया। आज तुम्हें जो भी खरीदना हो मन भर कर खरीदना, और जो भी चीज खाने का मन करे मुझे बता देना। मैंने तुम्हारे लिए अच्छे खासे पैसे जोड़े हैं। मैं जानती हूँ जी, ये आपने बहुत ही मेहनत से ही पैसे जोड़े हैं, इसलिए उन पैसों से सबसे पहले मैं कुछ मीठा खाऊंगी, और मीठे में तो मुझे जलेबी पसंद है, तो आप जल्दी से मेरे लिए जलेबी ले आइए। अरे रूपाली, तू यहाँ पर? जब से तेरी शादी हुई है तब से आज गाँव आई हूँ, तो पता चला कि तेरी शादी हो गई। शादी की बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा रूपाली, तुम यहाँ रुको, मैं अभी हम सब के लिए जलेबी लेकर आता हूँ। राजू जलेबी खरीदने जाता है। सब लोग वहाँ घूमते हैं और मनपसंद पकवान खाते हैं। तभी रूपाली राजू से कहती है, सुनिए जी, मेरी ये सहेली मुझे बड़े समय बाद मिली है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसके घर जा रही हूँ। इसका मायका हमारी झोपड़ी के पास ही है, तो मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी। ठीक है रूपाली, ध्यान से जाना। रूपाली अपनी सहेली अनीता के साथ उसके घर चली जाती है। राजू भी मेले से घर के लिए निकल रहा था कि तभी मेले में घूम रहे उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई महेश की नजर राजू पर पड़ती है। अरे देखो माँ, वो रहा राजू। जरा देखो तो इसने कैसे गरीबों जैसे कपड़े पहने हैं। चलो तो जरा इसके पास चलकर देखते हैं, बेचारा गरीबी में कहीं मदारी का खेल तो नहीं दिखा रहा। महेश और उसकी माँ राजू के पास जाने ही वाले होते हैं कि तभी राजू वहाँ से तेज कदमों से निकल जाता है और उसका पीछा करते करते वो दोनों उसकी झोपड़ी तक पहुँच जाते हैं। राजू जैसे ही झोपड़ी के अंदर कदम रखता है, वैसे ही वो दोनों भी उसकी झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। उन दोनों को वहाँ देखकर राजू हैरान रह जाता है। आप दोनों यहाँ पर कैसे आए? आपको मेरे घर का पता कैसे लगा? अरे राजू भाई, तुम बहुत भोले हो। ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि एक घास फूस की झोपड़ी है। खैर, तुम्हारी यही औकात है, तुम इस झोपड़ी में ही रहो। खैर, वो तो हमारी मजबूरी थी कि इतने साल तक तुम्हें अपने साथ रखा, वरना पिताजी ये कारण थे जो तुम उस घर में रह पा रहे थे, वरना तुम्हें तो न जाने हमने कब कर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता है। जो भी हो, आखिरकार इसको वही मिला जो ये इसका हकदार था। इसका नसीब ही झोपड़ी में रहने वाला था। खैर, मैं तो इस झोपड़ी में ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। चल महेश बेटा, हम अपने ही घर चलते हैं। वो दोनों राजू को बेइज्जत करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रूपाली झोपड़ी के पीछे छिपकर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने जब उसके पति को बेइज्जत किया तो रूपाली से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दोनों जैसे ही झोपड़ी से निकल कर गए, रूपाली गुस्से में तुरंत अंदर आ गई। उन दोनों ने आपको जो कुछ भी बोला तो मैंने सब सुन लिया। आखिर आपने उनकी ऐसी बातें क्यों सुनी? एक तो खुद उन बेईमान लोगों ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया और अब आपको ही खरी खोटी की बातें सुनाकर चले गए। जाने दो ना रूपाली, वैसे भी अब
इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने भी अपनी गलती से अपना सब कुछ खोया है और जो खो दिया है उसे वापस पा नहीं सकता, इसलिए उसके बारे में बातें भी नहीं करना चाहता। नहीं नहीं जी, अब और नहीं, मैं इतने में संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन उन लोगों ने जो भी आपका हक मारा है वो तो मैं आपको दिला कर रहूंगी। और वो लोग जो आपके साथ गद्दारी करके आपको 4 बातें सुना कर जा रहे हैं ना, जब तक आपके पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अरे रूपाली, क्यों गुस्सा कर रही हो? वैसे भी उन लोगों से कोई नहीं जीत सकता, बहुत बड़े धोखेबाज हैं वो। अगर वो धोखेबाज हैं तो देखते हैं। मेरे सामने उनकी धोखाधड़ी जितनी है, जितनी चतुराई है, उन्हें उनकी नानी याद न दिला दी तो देखना। बस मैं जो भी करूं आप मेरा साथ देना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। रूपाली राजू को सब कुछ बताती है, लेकिन राजू उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन रूपाली उसे कसम दे देती है तो राजू को उसकी बात माननी ही पड़ती है। देखो, तुम जो भी करना सावधानी से करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब जो होगा बिल्कुल ठीक होगा। राजू हामी में सर हिलाता है और रूपाली अगले दिन एक कुंवारी लड़की की तरह तैयार होकर महेश के खेत के पास से गुजरती है, जहाँ पर वो मजदूरों से काम करवा रहा था। वो महेश के पास जाती है। साहब जी, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? मेरे माता पिता बहुत ही गरीब है और एक गांव में ही रहते हैं। मुझे अपने पिता का इलाज करवाना है, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। यदि आप मेरी कुछ मदद कर पाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रूपाली बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और एक बार जो उसे देख लेता तो फिर उसके रूप से अपनी नजरें नहीं फेर पाता था, और ये रूपाली अच्छी तरह से जानती थी। महेश भी उसका सुंदर रूप देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने रूपाली के सामने एक प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। मेरी माँ को भी एक बहू की जरूरत है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी भी शादी तो हुई नहीं है। तुम इस तरह जगह जगह काम के लिए भटकोगी, लोग तुम पर बुरी नजर डालेंगे। इससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे शादी कर लो और तुम्हें मैं तुम्हारे पिताजी के इलाज के पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं इस तरह आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता की ऐसी अनुमति नहीं, और मैं कैसे जानूं कि आप उससे सच्चा प्रेम करते हो या नहीं? मैं ठहरी एक गरीब लड़की, और कल को यदि आपने किसी और के लिए मेरे को त्याग दिया तो मुझे तो कोई भी नहीं अपनाएगा। तुम ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अरे तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। देखिए, मुझे माफ करिए, लेकिन विवाह तो मैं आपसे तभी कर पाऊंगी जब आप मुझे अपनी सच्चाई का सबूत दे देंगे। मैंने सुना है जो पुरुष जिस स्त्री से प्रेम करता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यदि आप मेरे लिए कुछ ऐसा करें तो मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। नहीं, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। पहले आप अपना समय लीजिए, और आप अगर सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं, यदि कुछ दिनों बाद आपका उत्तर यही रहता है तो आप मेरे पिता के घर मेरे लिए रिश्ते के लिए बात करके आइएगा। मैं आपको नदी के किनारे वाले गांव में मिल जाऊंगी। और हाँ, मेरा नाम रूपाली है, याद रखना। उस दिन के बाद रूपाली वहाँ से गायब हो जाती है और महेश हर समय उसी के ख्यालों में खोया रहता है। जब कई दिन तक वो नहीं आती तो महेश को वो बार बार याद आने लगती है। वो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर उसके घर पहुँच जाता है। रूपाली ने अपने घर वालों को पहले से ही सब कुछ समझा दिया था, इसलिए वो उसके कहे अनुसार ही सब कुछ कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि यदि आप मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो तभी मेरे घर विवाह का मेरे लिए प्रस्ताव लेकर आइएगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा हर प्रस्ताव मानने को तैयार हूँ। तुम बस मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। यदि आप चाहते हो तो मुझे अपनी सबसे अनमोल चीज तोहफे में देनी होगी। यदि घर की आधी जमीन आपके नाम पर होगी तो आधी आपको मेरे नाम पर करनी होगी, ताकि आप जब मेरे साथ छल करो तो मैं भी संपूर्ण सम्मान के साथ वहाँ रह सकूं। क्या मैं अपनी आधी जमीन तुम्हारे नाम कर दूं? माफ करना, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। मैं जानती थी कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं वापस आ गई थी। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती।
अब तो मेरे पिताजी जिसके साथ मेरा रिश्ता तय करेंगे, मैं उसी से विवाह करूंगी। कृपया करके आप आज के बाद यहाँ मत आइएगा। वैसे भी कल मुझे देखने के लिए लोग आने वाले हैं। यदि किसी को आपके बारे में पता चला तो मेरी बदनामी होगी, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो। रूपाली इस तरह से महेश को अपनी बातों में फंसाती है। महेश ना चाहते हुए भी रूपाली से शादी करने के लिए अपनी आधी जमीन उसके नाम कर देता है। और जैसे ही ये होता है तो रूपाली राजू को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और सारी सच्चाई उसके सामने रख देती है। रूपाली के मुंह से ये सब बातें सुनकर महेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब तुम उस राजू की पत्नी हो? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? देखो तो धोखेबाजी की बात कौन कर रहा है, जो खुद इतना बड़ा धोखेबाज है। मेरे पति के साथ तुम दोनों ने ऐसा किया, उससे मैं बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और हाँ, आज के बाद अगर ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा तो जितनी जमीन तुम्हारे पास बची है ना, उतनी भी नहीं रहेगी। रूपाली अपनी चतुराई से राजू को उसका हक वापस दिलवाती है और ऐसी चतुर पत्नी पाकर राजू तो मानो उसके जीवन का खजाना उसको मिल जाता है। इसलिए जो काम सीधी उंगली से ना हो तो उसके लिए इंसान को चतुराई का उपयोग करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।